तो आपका जो पहला चैप्टर था, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर कर लिया है। सीबीएसई वालों को भी ये चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स? जो माइक्रो लेवल पे है और जिसका जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा किन किन चीजों पे है? एनीवन? किन किन चीजों पे इसका लिमिट है? अरे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? थोड़ा सा रिकॉल तक कीजिए आप भाई साहब। ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये है भाई साहब अल्टीमेट कस्टमर फुलफिलमेंट, ठीक है। और बोलिए, प्रोड्यूसर के लिए आ रहा बोला भाई साहब, प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। और सोसाइटी के लिए मैक्सिमम वेलफेयर, ठीक है। सोसाइटी के लिए मैक्सिमम वेलफेयर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, इसीलिए अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद अ रीजन, इट इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या रीजन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो और कंट्री लेवल पे हो, ठीक है। ओके, so what are the basic concepts? So branches of economics we have seen, one is microeconomics and the other one is basically macroeconomics, ठीक है। Okay, so one is microeconomics, the other one is macroeconomics. These are basically the branches of economics. तो scope of economics आपका माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या क्या है? देखो, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर को प्रॉपर फुलफिलमेंट होना चाहिए जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका फुलफिलमेंट पूरा पूरा होना चाहिए। फिर जैसे अगर आपका भाई साहब समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली उधर उधर है। इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है। अगर समझ लो आपके 24 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी ऐसी आ रही, 2 घंटे आ रही है, 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर 2 घंटे आ रही है, फिर 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो विल यू फील दैट द कंज्यूमर वुड बी हैप्पी अबाउट दिस? नो, ठीक है। तो these are things which have to be there for the fulfillment of consumer behavior. थियरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है। दे शुड बी एबल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर समझ लो गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया कि भाई वो प्रोड्यूस क्या ही करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से धंधा नहीं चल पाएगा। एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग ऑफ गुड्स, जिस पे आपका सोशल वेलफेयर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे दायरे हैं। तो प्राइमरी जो आपका है भाई साहब, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा है, ठीक है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ओके, सो दिस इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं, एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो जस्ट एन illusion, okay। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों पे फोकस कर रहा है बच्चा पार्टी? इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। कोई इंडिविजुअल यूनिट हो गया, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फर्म, फैक्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये सारे जितने भी इंडिविजुअल लेवल्स पे चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेन देन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। how households and firms make decisions and how they interact in specific markets। तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, घर का बजट क्या है भाई साहब, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजंस, किस बेसिस पे ये डिसीजन अपने बनाते हैं, एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट्स, और इनका भाई साहब इंटरेक्शन क्या है अलग अलग मार्केट्स, ठीक है। ओके, तो इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से इवॉल्व हुआ, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ही वाज वन ऑफ द, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। तो इन्होंने भाई साहब अपना पहला बुक लॉन्च किया, और उसके बाद से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक स्टडी चालू हुई, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। वी आर वॉट 2025 नाउ, और ये 1936, मतलब इसको 100 साल भी नहीं हुए एज अ साइंस, ठीक है। 100 साल भी इसको नहीं हुए हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये कब लॉन्च हुआ है? देखो 1936 में, 1936 में मतलब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, ठीक है।
आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1919 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक। ठीक है, मतलब होने वाला है। तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, तो उस टाइम पे भाई साहब आपका एक मामला चल रहा था, वो मामला था आपका ग्रेट डिप्रेशन का। ठीक है, ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, देखो पहला वर्ल्ड वॉर ने ना मार्केट की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, कोई भी वॉर होता है, चाहे हम उसमें खुश हों, चाहे हम रिवेंज लें, चाहे जो भी हो, लेकिन लॉस तो है। ठीक है, दोनों पक्षों को या जितने भी पक्ष उसमें इन्वॉल्व है, सबका लॉस तो है। मैन पावर का लॉस है, रिसोर्सेस का लॉस है, पैसे का तो है ही। ठीक है, तो जब ये 4 साल, और जब वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी आप बोलोगे इंडिया ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिशर के अंडर थे, तो ऑब्वियसली उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है, सो इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई, ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ। अभी ग्रेट डिप्रेशन के चलते ही मैं बोल सकता हूं कि इसका इन्वेंशन हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इवॉल्व ओनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में देखा गया कि एक कंट्री में पहले डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे इमोशनल चीज से डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपका इकोनॉमी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन धीरे 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 ऐसे जा रहा है। पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, फिर एक साल में, दूसरे साल में, तीसरे, ऐसे डाउन जा रहा है। प्रोडक्शन डाउन है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। जिन्होंने सीबीएसई पढ़ा है उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा पढ़ा होगा, ग्रेट डिप्रेशन क्या था। तो इस दौरान आपका सब कुछ डाउन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन डाउन हो गया भाई साहब, इकोनॉमी डाउन हो गई, धंधा चौपट हो गया, ये सारी चीजें डाउन चली गई। ठीक है, और डाउन गई तो गई किसी एक कंट्री के लिए नहीं, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, सारे पूरे वर्ल्ड में मंदी चल रही थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मंदी चल रही थी। इस चीज को आप शायद ऐसे समझ पाए, आप सबने कोरोना का टाइम देखा है, तो जैसे लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, जैसे लोगों के पास काम धंधा नहीं था, या यू कैन कम इन बट यू आर ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट। भाई साहब कुछ टाइम जल्दी आइए, जल्दी, 15 मिनट लेट, 1-2 मिनट समझ में आता है। ओके, सो आपका जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये जो इवॉल्व हुआ, ठीक है, जनरल थियरी ऑफ, ये आपके ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन में हमको मालूम चला कि यार हमारे घर का बजट ही बजट नहीं होता है, हमारे हमारे स्टेट का बजट ही बजट नहीं होता है, या हमारे राष्ट्र का बजट ही बजट नहीं होता है। पूरा सब कुछ एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहा है। इसके पहले हमको मालूम ही नहीं था कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो इस पे इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमको मालूम चला कि यार एक कंट्री अगर डिप्रेशन में जाती है तो दूसरे कंट्रीज भी इंपैक्ट हो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड ही भाई साहब डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वी आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो गए, समझ लो कंट्री ए है और ये भाई साहब कंट्री बी है, कंट्री बी का अच्छा चल रहा है, लेकिन कंट्री ए डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। अभी होगा क्या, देखो कंट्री ए और बी में कुछ ना कुछ तो बिजनेस रिलेशंस होंगे, ये इससे कुछ इंपोर्ट करता होगा और ये इसको कुछ एक्सपोर्ट करता होगा, है ना। हर कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है, दे जनरली डू सम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ए के पास पैसा है चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन बी के पास पैसा नहीं है, तो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे ए को भी भाई साहब सप्लाई बंद हो रहा है। ए का सप्लाई बंद होगा तो जो इंडस्ट्रीज उस सप्लाई पे डिपेंडेंट थी वो इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो भाई साहब अगर, सॉरी, बी का भी भाई साहब, बी भी धीरे धीरे डाउन जाता जाएगा, हालांकि ए से कम जाएगा लेकिन बी भी डाउन जाता रहेगा। ऐसे सारे कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं। सो इन द फर्स्ट प्लेस हमको पहले ये लगता था कि यार हमारा घर चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, हमारा देश चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब ये 1930s में डिप्रेशन चालू हुआ तब देखा गया कि द एंटायर सिस्टम इज प्रीटी मच इंटरकनेक्टेड। So the downfall of the economy of one country is going to impact the downfall of the economy of the other country and so on and so forth. It will be a universal downfall. पूरे वर्ल्ड में डाउनफॉल आएगा। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे डेवलप हुआ। इसका मतलब हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लानिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमको भाई साहब मैक्रो लेवल पे पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सो द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, और लगभग इसी से आपका द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ the general theory of employment, interest and money in 1936, this was basically published, and that's when people got an idea that there is something beyond individual level economics, and that's macroeconomics. ठीक है,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रेट डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला, ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में चालू हुआ एंड द सब्सिक्वेंट इयर्स सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स। बहुत बड़े अमाउंट से भाई साहब फॉल हो गया। और जब मैं बोल रहा हूं बहुत बड़े अमाउंट्स में, तो एक राशन की दुकान पे या ब्रेड की दुकान पे भाई साहब लाइनें लगी रहती थी। आपको इंटरनेट पे ये सब फोटोज मिल जाएंगी कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या हाल हुआ था लोगों का। ब्रेड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग कोई भी काम करने के लिए रेडी है। आपने लेबर चौराहा देखा है कभी? ओके, मतलब ये एक सर्कल होता है जहां पे लेबर्स सुबह सुबह खड़े रहते हैं, कोई पेंटिंग करने काम करता है, कोई, तो ये जनरली आपको तुरबे वगैरह में मिलता है ऐसा जगह, ठीक है, जहां पे अगर समझ लो आपको लेबर चाहिए, आपको लेबर नहीं मिल रहा है, तब वहां पे जा, ऐसी हालत हो गई थी कि जो अच्छे खासे जॉब्स करते थे वो भी अभी लेबरर्स पे उतर आए हैं कि भाई हमको कोई काम दे दो, ठीक है। सो बहुत हालत खराब थी। तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट इयर्स saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by huge amounts। तो सब में भाई साहब धीरे धीरे कनेक्शन था, सबका बिजनेस ठप होता गया, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में एक तबाही मची इकोनॉमिकली, ठीक है। So there was a huge thing that happened at that point of time. Okay, macroeconomics। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है भाई साहब? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल एंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट्स मतलब एवरेजेस सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये सब बड़े बड़े फैक्टर से ये डील करता है, ठीक है। आपके घर का एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, लेकिन आपके नेशन का या आपके स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। So this basically macroeconomics deals with whole and deals with broader economics। Aggregates मतलब averages such as national income का average क्या है, aggregate demand, general price level, total employment, इन सब बड़े बड़े फैक्टर से मैक्रोइकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, किसी भी राष्ट्र में पूरा पूरा एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। कुछ लोग होंगे जो भाई साहब काम ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर भी जितना हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जितना हो सके इतना एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट कैसा, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स आपको दिखेंगे इंजीनियरिंग का जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ और जॉब कर रहे हैं। स्पेशली इंजीनियरिंग में आपको ऐसा दिखेगा, बिकॉज इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंजीनियर्स। तो सबको अपने स्ट्रीम में जॉब मिल जाए ये बहुत रेयर है, ठीक है। आपके बहुत सारे इंजीनियरिंग मार्केटिंग में है, बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो आपके टेक्निकल लाइंस में है, वो अलग अलग लाइंस में है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी अभी हाल ही में सुना रहेगा कि इंडिया जो है तो फोर्थ पोजीशन पे आ गई है आफ्टर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी जो है भाई साहब, हम ऑलमोस्ट फोर्थ पोजीशन पे आ गए, हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। लोग खुश हैं, होना चाहिए, गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग दैट वी आर इन द टॉप 5 कंट्रीज एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। बट ये इकोनॉमी किसके लिए है, ठीक है। आप अगर देखोगे इकोनॉमी तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन ग्रोथ होने के चलते क्या हम सब उससे बेनिफिट हुए हैं, ठीक है। तो आपकी जो डिस्पैरिटी है इनकम में वो अभी भी मेंटेन्ड है। इकोनॉमी अगर ग्रोथ हुआ है तो 1%, हमारा हमारे हमारे देश का ऑलमोस्ट 40% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है, अदानी अंबानी जैसे लोगों के पास, ठीक है, 40% पैसा। तो बाकी का 60% 135 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप अगर देखोगे हमारा अभी भी पर कैपिटा इनकम जो है वो हम 131, हम 123 रैंक्स पे हैं। हमारा रैंकिंग 123 है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। आपने शायद अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रहेगा कि पहले हम कंट्रीज को मापते थे पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसमें हम बहुत नीचे हैं, 123 शायद हमारी रैंकिंग है अभी, ठीक है। एक हो गया। तो अभी अभी हम किस पे कंट्रीज को मापते हैं? एचडीआई पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पहला है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। भाई साहब आपकी कंपनी, आपका कंट्री जो है कितना पैसा बना रहा है by means of the goods and services that a country is producing, how much of money it is generating। वो सेकंड वाला देखो, एफ वाला स्विच है ना, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ ये, ठीक है।
तो ये जीएनआई हो गया, ग्रॉस नेशनल इनकम। दूसरा आपका क्या है, कोई बता सकता है एचडीआई में क्या क्या है? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर कोई बच्चा आज पैदा होता है तो वो कितने साल जिएगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑलमोस्ट 40 इयर्स। इसका मतलब ये नहीं थे कि 40 साल के बाद सब मर जाते थे, हो सकता है कोई 100 भी कंप्लीट कर रहा हो, लेकिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 40 इयर्स। ठीक है, सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक इंडिकेटर है कि आपके राष्ट्र में कितना मेडिकल एफिशिएंसी बढ़ा है, कितने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बढ़े हैं, और हेल्थ केयर कैसा है। ये आपके हेल्थ केयर का एक इंडिकेटर है। अभी तो फिलहाल 68 ईयर्स चल रहा है इंडिया का, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, हाउएवर स्टिल नॉट द बेस्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका एनीवन नेट अटेंडेंस रेशियो। ये है आपका लिटरेसी का इंडिकेटर। ठीक है, कि आपके कितने आपके 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक आपने कितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग की है। ठीक है, कितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग की है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अगर आपने समझ लो चौथी या पांचवी तक पढ़े होंगे तो 4-5 साल की स्कूलिंग होगी आपकी। ठीक है, 25 साल तक अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया, क्योंकि 25 साल तक ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए अनटिल अनलेस आप बहुत बार फेल कर रहे हो। ठीक है, तो 25 साल तक अगर ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए तो कितनी ईयर ऑफ स्कूलिंग है आपकी, तो दैट इज कॉल्ड द नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन तीनों चीजों पे अभी कंट्रीज की रैंकिंग होती है, और फिलहाल इंडिया की रैंकिंग 131 है सारे कंट्रीज में। ठीक है, सो यस इट इज a reason to get happy with the growth of economy, but at the same time the concern is that the growth of economy is not solving our basic economic problems, because आपका ज्यादा करके 40% पैसा जो है वही बड़े लोगों के हाथों में घूम रहा है। 60% इंडिया अभी भी भाई साहब अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनीवन नोस व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, देखो हर चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। वी वुड हैव टू इंपोर्ट समथिंग एंड वी वुड बी सरप्लस इन समथिंग। जिसमें भी हम सरप्लस हैं उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें हमारा डेफिसिट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब आपके लिए इनकम है कि नहीं? जो चीजों को आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आपके लिए इनकम है, जो चीजों को आप इंपोर्ट करेंगे वो आपके लिए भाई साहब क्या है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, आपका अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस्ड है तो ठीक है। आपका जनरली आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, है ना? ठीक है, लेकिन इंडिया का भाई साहब इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। ये अनहेल्दी है, दिस इज अनहेल्दी। अगर ऐसा रहेगा तो आपके कर्जे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो आपके कर्जे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू वुड बी ओइंग टू द वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इन बड़े बड़े फैक्टर्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो डिफरेंस बिटवीन, जैसे आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर पर्पस रिलेटेड डिफरेंस हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई साहब क्या है? डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन एन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। एक इंडिविजुअल फर्म, किसी की भाई साहब खुद की दुकान, एक खुद की फैक्ट्री या खुद का भाई साहब कोई इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, तो उसमें भाई साहब कैसे हम प्राइस को डिटरमिन करेंगे? कोई हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा, कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम प्राइस को कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये आपका भाई साहब खुद का एक जो है उसके ऊपर से आपके मार्केट प्राइस कैसे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, वैसे आप अपना प्राइस को, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड होता है। जैसे आप समझो किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे आपके साथ बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग ऊपर रखेंगे या नीचे? नीचे रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास लोग आए आपके प्राइस से प्रभावित होकर, मतलब आपके गुड्स ज्यादा बिके, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, वरना आपने प्राइस हाई रखे तो कोई आएगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एवरेज लेवल्स, मेजर सच एज टोटल आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, एग्रीगेट प्राइस लेवल कितना है। सो इट डील्स विद एग्रीगेट, मतलब बहुत सारे यूनिट्स को कंसिडर करेगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में कितने इंडस्ट्रीज हैं, कितना टोटल आउटपुट है, कितना टोटल एम्प्लॉयमेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर मेरे घर में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या मेरा इनकम कितना है, या मेरा एक्सपेंसेस कितना है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, अगर
मैं किसी कोई दुकान चलाता हूं, मेरी कोई किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान से मेरा इनकम कितना हो रहा है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, मेरा फायदा कितना हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना है, ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन अगर तमाम किराने की दुकान जो आपके इंडिया में है उन सब का अगर हम देखेंगे तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। ओके, सो अभी पर्पस का ये डेफिनेशन हो गया भाई साहब। एम, सो द सेंट्रल प्रॉब्लम, तो देखो जब हम कोई, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है, ये एक सोशल साइंस है बिकॉज ये हमारे सेंट्रल धंधे के जो मतलब जो जनरेटिंग इनकम, इसको टारगेट कर रहा है, इनकम कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम से डील कर रहा है। तो साइंस इज समथिंग विच आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम एंड विच गिव्स अ क्योर टू इट, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का भाई साहब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, कोई प्रोडक्ट का प्राइस कैसा हो, कितना हो, और उसका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं, ठीक है, हाउ दे आर बेसिकली allocated in the society. The central problem of macroeconomics is determination of level of income and employment. कितना भाई साहब आपका एवरेज इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी हमारा पर कैपिटा इनकम, या अगर हम बोलेंगे 35,000 पर मंथ है, 35,000 पर मंथ है रुपीज में, ठीक है। 35,000 पर मंथ काफी काफी कम है। आज की तारीख में एक वॉचमैन की सैलरी 12,000 से 15,000 रुपए, ठीक है। तो 35,000 पर मंथ, अभी आपने किसी बहुत अमीर वॉचमैन को तो नहीं देखा होगा, है ना। तो अगर आप देखोगे भाई सर, वॉचमैन की डबल सैलरी हमारी अभी पर कैपिटा इनकम चल रही है, समझ में आ रही है, इन स्पाइट ऑफ बी बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये भाई साहब लेवल ऑफ इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब चीजों से डील करता है, ठीक है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या टूल्स क्या है, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, यही भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी। ये सारी बातें जो है देखो आप ध्यान से, एग्रीगेट, ठीक है, इसमें भी पूरा एग्रीगेट आएगा, इसमें भी पूरा एग्रीगेट आएगा, एवरेज, ठीक है। यहां पे हम इंडिविजुअल यूनिट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां पे भाई साहब मेन, ठीक है, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी। ओके, एग्जाम्पल जैसे आपका इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम, ये सब किस में आ जाता है भाई साहब, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई फैमिली है, अभी उस फैमिली में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, सब लोग नौकरी वोकरी करते होंगे, या तो सबकी उम्र भाई साहब 30 के ऊपर है, लेट्स से देयर इज अ फैमिली। तो क्या उस फैमिली में किसी की भी स्टेशनरी रिक्वायरमेंट रहेगी? इन ऑल पॉसिबिलिटीज नो। ज्यादा से ज्यादा क्या एक डायरी में काम चल जाएगा भाई साहब, ठीक है। आप अपने फैमिली को देखो, आप एक स्टूडेंट है तो आपके घर में कितनी ही किताबें और नोटबुक्स पड़ी रहेंगी, है ना। टिल द टाइम यू आर अ स्टूडेंट, योर फैमिली विल ऑलवेज बी इन द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेशनरी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। वंस एवरीबडी हैज ग्रोन अप, विल द सेम फैमिली बी इन द रिक्वायरमेंट। तो आपका भाई साहब वहां पे डिमांड नहीं रहेगा, वहां पे इंडिविजुअल डिमांड नहीं रहेगा। एक टाइम पे जिस चीज का इंडिविजुअल डिमांड है, शायद आगे चलकर उस चीज का इंडिविजुअल डिमांड ना, ठीक है। समझ लो फैमिली से बहुत सारे, मतलब कोई बच्चा है, तो अगर बच्चा है तो उसके भाई साहब डायपर्स, उसके भाई साहब उसके लिए झूला पलंग, और उसके लिए जो अलग से जो आपका खाना, ये सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। वंस दैट बेबी ग्रोज अप, सो दोस थिंग्स आर गॉन, ठीक है। सो ये आपके इंडिविजुअल डिमांड है जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दीज इंडिविजुअल डिमांड्स विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे भाई साहब आपके बड़े बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड मतलब एवरेज डिमांड क्या है, चलो इस फैमिली में बच्चा नहीं है, इस फैमिली में बच्चा है, तो ऐसे हम एवरेज आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ओके, सो हाउ टू चेक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम कैसे मापते हैं? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम अभी तक सारे कंट्रीज जो फॉलो कर रहे थे वो था आपका क्या, पर कैपिटा इनकम। एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? द टोटल इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अभी इस टोटल, चलो टोटल पॉपुलेशन तो आप डिटरमिन कर सकते हैं। हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसका जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है, और हर एक इंसान जो मरता है उसका मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आप विदाउट मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को करे बिना आप शमशान भूमि में उसका अंतिम क्रिया नहीं कर सकते। किसी ने मर्डर करके किसी को दफना दिया वो अलग बात है, बट आपका जो अंतिम संस्कार है वो विदाउट इसका नहीं कर सकते।
और आप स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपका भाई साहब बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है। सो व्हाई इज दिस अ रिक्वायरमेंट? बिकॉज इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, स्पॉट्स है मुंबई में, जहां पे आपके पॉपुलेशन का मीटर लगा हुआ है। एक चेंबूर के आगे है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहां पे इतना बड़ा मीटर लगा हुआ है, उसमें ना हर बर्थ से आपका वो ऐसा मीटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बर्थ और डेथ उसमें एडजस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो तो आपका पॉपुलेशन का तो हमने देख लिया भाई साहब, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, अभी टोटल इनकम को कैसे डिटरमिन करेंगे? हर जगह जाके दरवाजा खटखटाएं आप कितना कमाते हैं, तो कैसे करेंगे? हाउ डू वी डिटरमिन? मैंने आपको बोला पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, पीसीआई जो है वो क्या है आपका? टोटल इनकम ऑफ द एंटायर नेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन तो आपने भाई साहब डिटरमिन कर लिया, हर जन्म का और हर मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है और इससे आपका मीटर चल रहा है ना। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट के साइड पे होता है, एवरी बेबी दैट इज बोर्न एंड एवरी पर्सन हु डाइज, दिस इज रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट साइट, ठीक है। तो ये साइट पे रजिस्टर हो रहा है, तो उसमें तो पता चल ही जाएगा आपका टोटल, ठीक है, कभी भी आप पता कर सकते हैं। इसको कैसे पता करेंगे भाई? हाउ विल यू डिटरमिन टोटल इनकम? विल यू गो टू ईच एंड एवरी हाउस एंड नॉक द डोर्स एंड आस्क भाई साहब कितना कमा रहे हैं? लोग थप्पड़ ही मारेंगे भाई साहब, तुम कौन होते हो, है ना। तो ये टोटल इनकम कैसे डिटरमिन करेंगे हम? भाई साहब आप लोग सुन चुके हो ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल जो गुड्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं और जो सर्विसेज हैं उन पे जो टैक्स लगा है वो तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा ना। हर एक चीज जो आप प्रोड्यूस करते हो उसका जीएसटी होता है, ठीक है। जो तो ये जो टैक्स लगा, तो अगर समझ लो इतना टैक्स लगा है तो कितना गुड्स पे लगा होगा? टैक्स रेट का तो आपका 18% चल ही रहा है, तो ये आपका टैक्स हो गया। अगर मेरा समझ लो कहीं पे मेरा 18,000 का टैक्स आया, तो इसका मतलब गुड्स या सर्विसेज कितने के होंगे? ऑब्वियसली 1 लाख के होंगे, है ना। 1 लाख पे 18,000 का टैक्स लगा। अगर गवर्नमेंट को 18,000 का टैक्स लगा तो इसका मतलब गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए होंगे वो 1 लाख के होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स अमाउंट आता है उससे हम रफली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई साहब एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। जरूरी नहीं कि हर एक अपना सर्विस की वजह से टैक्स ले या दे, लेकिन कम से कम एक इतना वैल्यू तो आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू, and the best indicator of the total output of goods and services, total output of goods and services refers as GDP। तो ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो चाहे 1 साल हो, 1 महीना हो, 6 महीने हो, जैसा आपने डिसाइड किया है, एक कंट्री के अंदर कितना ग्रॉस वैल्यू हो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, उसको अपन बोलेंगे जीडीपी, ठीक है। दैट इज नोन एज जीडीपी, ओके। So world top GDP leaders, gross domestic product. So US is leading, it is still ranked 1, ठीक है। Then we have China, then we have Japan, and then we have Germany, and then we have India. तो इंडिया अभी इस पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। इंडिया हैज नाउ बिकम द 4th पोजीशन, जापान को ओवरटेक कर चुका है, जापान पीछे चला गया है, ठीक है। ओके, तो इट्स गुड। अभी अगर आप देखोगे 6th में ब्रिटेन है, 7th में ब्राजील है, 8th में इटली है, 9th में है रशिया, ठीक है। एंड हेयर इज इंडिया, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडिया और यूएस, ठीक है, जीडीपी ट्रिलियन ये बहुत बढ़ चुका है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यूएस डॉलर्स में अगर हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा है जीडीपी इन ट्रिलियन 2.9, और यूएस का अगर आप देखोगे 20 है, काफी ज्यादा है, ठीक है, 20 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। हमारा 2.9 तक आ चुका है, ठीक है, इससे ज्यादा ही हो गया है इनफैक्ट। ओके, जीडीपी का मतलब क्या है भाई साहब? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये वाला टर्म, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। डोमेस्टिक, देखो पहले इसको समझते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। जैसे समझो कि भाई क्या एग्जांपल लिया जाए, जैसे समझो ये ट्री है, ठीक है। इस ट्री से हमने क्या निकाला? पेपर पल्प, है ना, पेपर पल्प। इस पेपर पल्प से हमने क्या बनाया? पेपर। फिर इस पेपर से हमने एक बनाया बुक, जो भी बुक है, ठीक है, आपकी कोर्स की बुक होगी, कुछ भी, ठीक है। पेपर पल्प बनाने में एक कॉस्ट लगा है, ठीक है, पेपर में बनाने में एक कॉस्ट लगा है, कहीं कहीं पे पेपर ही यूज हो रहा है भाई साहब, और फिर बुक बनाने में। तो आप कौन से को कंसीडर करोगे? इसको आप कंसीडर करोगे, क्योंकि इसके कॉस्ट में ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द बुक विल एक्चुअली बी कवरिंग
ऑल दीज कॉस्ट, द पेपर पल्प, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, प्रिंटिंग ऑन इट, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पेपर पे स्टॉप किया तो वो गलत आंकड़ा हो जाएगा। या अगर मैंने समझो बोला कि भाई एक बुक में, समझ लो ये एक भाई साहब बुक है कोई, और इस बुक के सिर्फ पेपर मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को 10 रुपए लगे, ठीक है, बुक के मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को 50 रुपए लगे। आप अगर यहां से रीडिंग उठा रहे हो और यहां वाला भी जोड़ रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनल गुड्स का आंकड़ा जब आप ले रहे हो तो या आपको यहां पे लेना है, दिस इज द फाइनल। यहां पे लोगे तो डबल काउंटिंग हो रही है, मतलब ये 50 में ये 10 रुपए आ रहे हैं ना, क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो 50 रुपए आपका फाइनल प्रोडक्ट का है, क्या इसमें 10 रुपए आ रहे हैं? 10 रुपए के उसके पहले भी जो खर्चा है वो भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे इस 10 रुपए को भी ले रहे हो और इस 50 को भी ले रहे हो तो डबल काउंटिंग कर रहे हो, दैट विल बी एन एरर। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा फाइनल गुड का ही वैल्यू उठाते हैं। जैसे जैसे इसको समझो कि आपका ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है भाई साहब, ठीक है, कार में टायर लगते हैं, ठीक है, टायर की कीमत आपने अलग लगाई, कार की कीमत आपने अलग लगाई, तो ये गलत हो जाए। मतलब देखो समझो ये एक फिनिश्ड कोई कार है, आप अगर शोरूम में गए कार खरीदने, ठीक है, तो क्या आप ऐसा कार खरीदेंगे जिसमें अभी तक टायर नहीं लगा है? भाई साहब उसको आप घर लेकर आएंगे ना, तो घर क्या कंधे पे लेकर आएंगे? नहीं ना, तो उसमें भाई आपका टायर लगा होना चाहिए ना, आप स्टार्ट करेंगे चलाएंगे उसको लेकर आएंगे। तो ये जो टायर लगा हुआ है, आपको जो कार मिल रहा है, तो कार की जो कॉस्ट होगी क्या वो टायर की कॉस्ट को इंक्लूड करेगी? ऑब्वियसली करेगी भाई साहब। ठीक है, ऐसा तो नहीं अच्छा सीट का भाई साहब दो 500 रुपए और भाई साहब इस कवर का दो 600 रुपए, ऐसे करके तो ही ना बिल करेगा वो भाई साहब आपको, आप भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो आपका जो फाइनल प्राइस है उसमें नेगोशिएशन वगैरह होना रहेगा तो होगा, और वो आपका फाइनल प्राइस, वो प्राइस देकर आप कार को घर ला रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि भाई आपने इतना पेमेंट कर दिया, आपने भाई साहब 5 लाख रुपए से ये कार खरीदी, ठीक है, 5 लाख रुपए देकर ये कार खरीदी, तो इस 5 लाख में टायर का कॉस्ट आ गया, सीट का कॉस्ट आ गया, हेडलाइट का कॉस्ट आ गया, ठीक है, इंजन का कॉस्ट आ गया, बॉडी का कॉस्ट आ गया, विंडो पेन्स के कॉस्ट आ गया, सब कुछ आ गया ना भाई। ठीक है, लेकिन इस कार मैन्युफैक्चरर ने क्या सारी चीजें अपने ही अंडर बनाई हैं? क्या उसने टायर बनाया है? क्या उसने विंडो पेन बनाया है? क्या उसने शायद बॉडी बनाए, शायद इंजन बनाए, लेकिन बाकी की सारी चीजें तो अलग अलग कंपनीज बना रही है ना। एमआरएफ कंपनी भाई साहब टायर बना रहा है, ठीक है, विंडो पेन कोई और कंपनी बना रही है। तो ये जो चीजें हैं उसने असेंबल करके आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इनमें ये सारे कॉस्ट इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि भाई साहब उसने तो इतने का विंडो पेन बनाया, उसको अलग से जोड़ो, उसको अलग से जोड़ो। अगर आप फाइनल में वो सारे जोड़ने जाएंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए जो फाइनल गुड है उसका प्राइस ही हम लेंगे। ठीक है, वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, सो व्यू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस, जितने भी आपके प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस हैं इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, आपके कंट्री के दायरे में रहकर जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं कंट्री के बाउंड्री में रहकर जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू है। अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं और इनकम कर रहे हैं, यू आर एम्प्लॉयड समवेयर आउटसाइड इंडिया, तो आप जो पैसा वहां पे कमा रहे हैं वो घर भेजेंगे, आपके घर वाले क्या करेंगे, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। बट विल दिस मनी बी कैलकुलेटेड इन जीडीपी? सो द आंसर इज नो। ठीक है, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसकी काउंटिंग होगी लेकिन जीडीपी में नहीं होगी, क्योंकि ये जो सर्विस है ये आपने जनरेट किया है आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड जनरेट किया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, so explanation includes only final value of goods and services, not the intermediate goods। तो जो इंटरमीडिएट, जैसे आपका देखो कार है, ये जो सीट है, ये जो स्टीयरिंग है, ठीक है, ये जो ब्रेक पैड है, ये जो एक्सीलरेटर है, ये सब आपका क्या है भाई साहब? इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो इनकी प्राइसिंग नहीं इंक्लूड करेगा भाई साहब, ये सब इंक्लूड नहीं होगा, पूरे कार की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एंटायर कार विल बी इंक्लूडेड, यही आपका इसमें आएगा, जीडीपी में आएगा। ये कार के एसेसरीज भाई साहब जीडीपी में नहीं आएंगे। ठीक है, आर वी क्लियर? सो इंक्लूड्स ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, ओके, तो ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, दिस विल बी द राइट अप्रोच।
इंक्लूड्स ओनली करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपके जो अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ही हम इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब समझ लो ये बिल्डिंग बनी रही होगी, इस बिल्डिंग के लोगों ने जब इस अपना अपना फ्लैट या दुकान लिया रहेगा तब डील हो गया रहेगा, उसकी काउंटिंग हो गई रहेगी, उसको इंक्लूड कर दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है भाई साहब, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक फ्लैट है, यहाँ पे एक फ्लैट है, यहाँ पे एक फ्लैट है। समझ लो ये फ्लैट 2020 में बिक चुका है, ये समझ लो अभी तक नहीं बिका है। तो 2020 के जीडीपी में इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हो गया है। 2025 में समझ लो ये फ्लैट बिका, तो अभी क्या करोगे? तो क्या अभी इसको इंक्लूड करोगे 2025 में? नहीं, ओनली दिस विल बी इंक्लूडेड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका इंक्लूड्स ओनली करेंटली प्रोड्यूस गुड्स, अभी इस ईयर में इस टाइम फ्रेम में जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ वही इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं। लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल, ठीक है। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी में देखो, अभी समझ लो ये भाई साहब गए फॉरेन कंट्री में इनकम करने, इन्होंने इनकम किया, ठीक है, इन्होंने जितना भी पैसा बनाया उसकी काउंटिंग यहां पे नहीं होगी, लेकिन जैसे इन्होंने पैसा भेजा और उनके घर वालों ने उसको यूज किया तब उसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। क्योंकि घर वाले जो पैसा यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज करेंगे? घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और घर की जरूरतें कब से कैसे पूरी होंगी? जो भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, इन्होंने जो पैसे भेजे, इनके घर वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका इनकम है? गवर्नमेंट का इनकम है, इंडियन गवर्नमेंट का इनकम है। इन्होंने जो पैसे भेजे, घर वाले अपना राशन पानी जो भी ला रहे हैं वो भाई साहब इंडियन कंपनीज का इनकम है। तो इसका मतलब लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब एक बार इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है तब उसकी हम गिनती करते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए या गवर्नमेंट के लिए एनआरआईज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरआईज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंटल इंडियंस। तो ये जो भाई साहब बाहर हैं, ये हमारे, देखो हम अगर कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो हम लैंड यूज करेंगे, लेबर यूज करेंगे, रिसोर्सेज यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा है और वहां से इनकम करके भेज रहा है तो ना उसने हमारा इंडिया का लैंड यूज किया है, ना भाई साहब इंडिया के रिसोर्सेज यूज किए हैं, उसने सीधा भाई साहब बना बनाया पैसा भेज दिया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। This is important to us because this is some income which is generated without any extensive utilization of the resources that we have. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए आप देखोगे एनआरआई लोगों के स्कीम्स निकलते रहते हैं। बैंक में एनआरआई का स्कीम रहता है, आप बैंक में खड़े हो भाई साहब, आपको पहले अटेंड नहीं करेंगे, अगर कोई एनआरआई खड़ा होगा उसको पहले अटेंड करेंगे। तो एनआरआई के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनआरआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। किसी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन जो होता है, एनआरआई कोटा बोलते हैं हम उसको, एनआरआई कोटा के बच्चे लोगों को एडमिशन मिलता है जल्दी, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, ओके। एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स, ठीक है। तो एक्सक्लूड, ये सब जितने भी चीजें हैं भाई साहब ये एक्सक्लूड करता है। हमारे यहाँ पे इलीगल मीन से भी लोग कमाते हैं, है ना। ऐसा भी है कि भाई साहब पैसे कमा रहे हैं और उसका जीएसटी नहीं भर रहे हैं या उसका टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये सब इलीगल हो गया, ठीक है। एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट मतलब हवाला बोलते हैं हम इसको, ये सब टेररिस्ट लोग करते हैं, ये सब जो दो नंबरी का धंधा होता है। कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स। इलीगल मीन्स से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो जीडीपी में ऑब्वियसली काउंट नहीं होंगे, उससे किसी को फायदा हो या किसी को नुकसान, ठीक है। कैपिटल गेन भाई साहब, ठीक है, इलीगल इनकम, देन वी हैव ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज आर नॉट काउंटेड, ठीक है। जीडीपी इज ऑलवेज एट करंट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, जीडीपी हमेशा करंट प्राइस पे होगा, जो भी करंट प्राइस ऑफ कमोडिटीज होंगी, ओके। सो इकोनॉमिक मॉडल, आपका जो इकोनॉमिक मॉडल होता है जनरली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब इकोनॉमिक बिहेवियर। सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, द केन्सियन ISLM मॉडल, द मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इसको अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को ये एनालाइज करता है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को मतलब देश के पूरे इकोनॉमी को ये एनालाइज करेगा, ठीक है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये भाई साहब एक बड़ा आंकड़ा है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा। ये सारे जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, उनसे डील करेगा। इट इज गोइंग टू डील विद एवरीथिंग। Thus, macroeconomics is the study of
एग्रीगेट्स, जिसको हम एवरेजेस भी बोल सकते हैं, इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेजेस, ठीक है। J.L. Hansen, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. इन सब चीजों से वो डील करता है, ठीक है। प्रोफेसर कार्ल शापिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी के फंक्शन के साथ ये डील करता है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब दायरा क्या है, कहां तक और क्या पढ़ता है ये, ठीक है। तो थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस पे आपका तो पहला स्कोप है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। फिर आता है आपका थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। फिर आता है आपका थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर डिफरेंट स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन which factor determine the level of national income and employment in the country. It also explains the causes of fluctuations in income, output and employment. देखो, फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हो सकता है पब्लिक सेक्टर में ज्यादा कंपनीज नहीं आ रही हैं, तो गवर्नमेंट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बिजनेस को फेवर करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी में क्या होगा, जैसे लोग अपना अपना बिजनेस डालेंगे, लोग ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय होते रहेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज से जब हम आपकी उम्र के थे, तब बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट सर्विस। हर बच्चा भाई साहब अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट सर्विस में घुसने के लिए कर रहा होगा। और ये क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, पेंशन है आपका, ठीक है, था, अभी नहीं है, ठीक है। पेंशन इज नो लॉन्गर देयर, तो पहले जो पेंशन हुआ करता था वो अभी नहीं है, ठीक है। पेंशन था भाई साहब, प्लस आपका जॉब सिक्योरिटी थी, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। और गवर्नमेंट ही ज्यादा करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, वहां पे हमारा बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। सो ज्यादा करके जो जो आपका इनकम है वो गवर्नमेंट लोग ही जनरेट कर पा रहे थे। धीरे धीरे जैसे हमारा इकोनॉमी में हमारा ग्लोबलाइजेशन आया, ये सब हुआ, तो अभी हर एक बंदा सोच रहा है कि कैसे हम कोई स्टार्टअप डालें या कोई बिजनेस डालें या कोई नया बिजनेस इन्वॉल्व करें। तो पीपल आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली अगर खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। रेलवेज इज बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल रेलवे बोलो, ईस्टर्न रेलवे बोलो, इतने सारे, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और रेलवेज आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियंस को देती है, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट की बात। आउटपुट, ठीक है, इनकम। अभी गवर्नमेंट जितना मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करती है, गवर्नमेंट बोलिए भाई साहब करो करो धंधा करो, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रही है, आपका भाई साहब लाइट वाटर सप्लाई नहीं दे पा रही है, तो क्या हम इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ा पाएंगे? नहीं, ठीक है, वी विल फेल देयर। फिर आपका फ्लक्चुएशन इन इनकम, इनकम भाई साहब कितना है, जनरल इनकम कितना है, ठीक है। आपने सुना रहेगा कि जब कोरोना चल रहा था तो लोग जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उनका सैलरी कट हुआ था, ठीक है। जो सैलरी उनको ऑफिस में जाने पे मिलती थी, वो सैलरी वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं मिल रही थी। क्यों ऐसा हुआ? क्या कंपनीज को मजा आ रहा था ऐसा करने में? नहीं, कंपनीज का धंधा भी तो डाउन है, वो कहां से अपना चलाएंगे, ठीक है, तो उनका भी धंधा डाउन है। तो भाई आपको घर से निकलना नहीं पड़ रहा है, रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है, ट्रेन और बस और रिक्शे के धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का झमेला नहीं पालना पड़ रहा है, आप घर बैठे काम कर रहे हो, थोड़े कम पैसे में करो, नहीं करना है तो आगे बढ़ो, हम किसी और को हायर करेंगे, ठीक है। सो ये आपका इनकम जो है वो भी ऊपर नीचे होता है। मैंने देखा है और सुना है ऑलमोस्ट 40% सैलरी कट हुआ था, 40%, 40% सैलरी कम मिल रहा था लोगों को, लेकिन लोगों के पास कुछ था नहीं भाई साहब, जो है उसी में चलाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये एक था भाई साहब इनकम। आपने सुना रहेगा कि मोदी जी के स्पीच में उन्होंने बोला था कि जितने भी लोगों ने अपने घरों में काम काज वालों को रखा है उनकी छुट्टी मत कर दीजिए, कैसा भी है उनको कम पगार पे रखे रहिए, ठीक है। सो क्योंकि ये एक नेशनल क्राइसिस है, ठीक है, इनफैक्ट इंटरनेशनल क्राइसिस था। तो इनकम में भाई साहब फ्लक्चुएशंस ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, तो ये आपके फ्लक्चुएशंस हैं। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। In order to understand what determines the level of employment in the country, the following needs to be studied: consumption function और दूसरा है भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है।
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होता है इन अ कंट्री, ठीक है। तो पहला है आपका कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। द थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस साइकिल्स की स्टडी करनी पड़ती है। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमिन। किसी भी चीज का प्राइस, जैसे देखो, आप सबने कितनी बार बजट सेशन देखा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बजट सेशन में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आकर अलग अलग चीजों का प्राइस बताते हैं, ठीक है। इसमें साबुन से लेकर टीवी यूनिट तक सब कुछ है, घर तक भी, ठीक है। ओके, तो ये कौन डिटरमिन कर रहा है और कैसे डिटरमिन हो रहा है? तो इसमें सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे एक साबुन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें क्या केमिकल्स लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, क्या मशीनरी लगती है, ये सबको कंसीडर करके उसका एक प्राइस तय होगा, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल जैसे हमारे यहाँ पे भाई साहब एक गवर्नमेंट बजट होता है और एक रेलवे बजट होता है। रेलवे बजट में डिसाइड होता है कि टिकट के प्राइसेस बढ़े हैं कि नहीं, ठीक है, और क्या क्या नए रेलवे के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपके जनरल प्राइस लेवल्स होते हैं, ठीक है। इन द इकोनॉमी इज डिटरमिन, इट फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट, द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज इंपॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन में रिजॉल्व होता है, ठीक है। Theory of growth and development. Macroeconomics consists of the theory of growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, ठीक है, डेवलपमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गरीबी या अंडर डेवलपमेंट है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट? मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन द टोटल नेशनल इनकम। जो टोटल नेशनल इनकम है, ठीक है, ये टोटल नेशनल इनकम पूरे नेशन का इनकम है। इसमें रेंट से कितना पैसा आ रहा है, इसमें वेजेस मतलब सैलरी से कितना पैसा आ रहा है, बैंक्स जो इंटरेस्ट लेती हैं उससे कितना पैसा आ रहा है, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स या फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट्स बना रही हैं उससे कितना पैसा आ रहा है। तो आपका जो नेशनल इनकम है इन सब चीजों को इंक्लूड करेगा, ठीक है। रेंट का, वेजेस का, कितने लोगों ने, जैसे समझो मैं कोई काम नहीं करता हूं लेकिन मेरे पास 5 फ्लैट है, उन 5 फ्लैट का जो रेंट आता है उससे मेरा चल रहा है, ठीक है। तो माई एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इनकम विल गो टूवर्ड्स रेंट, वो पूरा रेंट से आ रहा है, ठीक है। वेजेस, जैसे अगर समझ लो मैं कहीं पे सैलरीड एम्प्लॉय हूं तो मेरा जो सैलरी है वो वेजेस हो गया। ऐसे बहुत लोग होंगे तो उनका घर चल रहा है वेजेस पे, ठीक है। इंटरेस्ट, जैसे बैंक है भाई साहब, बैंक आपको लोन दे रही है, उसके एक्सचेंज में एक इंटरेस्ट ले रही है। इतने लोग बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक का भी तो एक प्रॉफिट है, इसका भी तो इलेक्ट्रिसिटी का एक खर्चा है, तो ये सब कैसे चलेगा? इंटरेस्ट से, ठीक है। तो बैंक के लिए इनकम क्या हो गया? इंटरेस्ट। इसका भी भाई साहब एक मोटा हिसाब होगा, है ना। एंड प्रॉफिट्स, तो जितने भी लोग धंधे में इन्वॉल्व हैं गुड्स और सर्विसेज के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट के भी प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट चला रही है, कितने लोग रेलवे में ट्रैफिक, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवेज का टोल है, ये सब भी तो गवर्नमेंट के प्रॉफिट्स ही है ना, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली प्रॉफिट्स इन द टोटल नेशनल इनकम। ये सारी चीजें भाई साहब टोटल नेशनल इनकम में काउंट हो जाती है, ठीक है। ओके, जनरल इक्विलिब्रियम, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या हैं? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इक्विलिब्रियम मींस द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। Macroeconomics studies the behavior of large aggregates like aggregate demand, aggregate supply, national income, total investment. It studies the equilibrium of these variables as a whole, taking into account the other market forces. Hence, macroeconomics deals with general equilibrium. Equilibrium मतलब स्टेबिलिटी है, अफला तफली का माहौल नहीं है। देखो, किसी देश में अफला तफली का माहौल सिर्फ वॉर से नहीं होता है। अफला तफली का माहौल अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो भी होता है। आज से करीबन 2 साल पहले श्रीलंका में अफला तफली का माहौल था। श्रीलंका में इतना अफला तफली का माहौल हुआ कि लोग जाकर प्रेसिडेंट को बाहर निकल रखा है, मारा उसको, ठीक है। तो ये हुआ, दिस हैपेंड बिकॉज लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। तो इसके वजह से ये एक हुआ, ठीक है।
सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है अगर, तो हमको देखना पड़ेगा किस तरह से मेंटेन्ड है। टेकिंग इनटू अकाउंट अदर, thus macroeconomics deals with general equilibrium. Macroeconomics explains how equilibrium is achieved between aggregate demand and aggregate supply and how it determines price level. तो aggregate demand कितना है, aggregate supply कितना है, एंड ये आपके इकोनॉमी का प्राइस लेवल कैसे डिटरमिन करता है, दैट्स व्हाट माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली आउटलाइंस। इंटरडिपेंडेंस, macro analysis takes into account the interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment. इन सब में भाई साहब कनेक्शन है, ठीक है, इनकम में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, प्राइस लेवल में, इन सब में कनेक्शन है। चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू changes in the levels of income, output, employment and eventually the level of economic growth. इस सब में भाई साहब चेंजेस आएंगे। General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. ठीक है, जो आपके प्राइस लेवल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द जनरल प्राइस लेवल्स आर डिटरमिन्ड एंड द कॉजेस फॉर देयर फ्लक्चुएशन। किस तरह से हम जनरल प्राइस लेवल को डिटरमिन करते हैं और कभी भाई साहब ऊपर नीचे होता है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस होते हैं। Income theory, macroeconomic studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting. It also explains the causes of fluctuations in national income which leads to business cycles, inflation and deflation. सारी चीजों को भाई साहब बहुत एग्रीगेट तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती है। ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ and development. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. तो ये सब आपके अलग अलग भाई साहब ग्रोथ मॉडल्स थे और इन मॉडल्स पे चलकर लोगों को सक्सेस मिला है, ठीक है, तो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं ये बेसिकली। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट स्टडी इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपके जैसे आपके राष्ट्र को अगर तरक्की करनी है तो एक इकोनॉमिक मॉडल पे चलना पड़ेगा, जहां पे समझ लो हमने देखा कि कोई राष्ट्र इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर रहा है, तो क्या ग्रोथ मॉडल होगा, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर एक्चुअली इवॉल्व्ड इन इकोनॉमी आउट देयर, सो वी विल अडॉप्ट दोस प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसीलिए जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं उनके ग्रोथ मॉडल्स को हम देखकर इंप्लीमेंट करते हैं अपने देशों में भी, ठीक है, क्लियर है, ओके। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वी विल स्टार्ट दिस द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।